Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own channel ज्ञान की मोदी। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागरिक शास्त्र का चौथा अध्याय अधिक लंबा है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इसके 2 भाग बना रही हूँ। पहले भाग में हमने अध्ययन कर लिया था जिसके अंतर्गत दीवानी और फौजदारी के मामले थे और कल्लू और परसों के झगड़े की कहानी भी मैंने आपको सुनाई। उसके माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि कौन से मामले दीवानी के होते हैं और कौन से फौजदारी के। गिरफ्तारी पढ़ी, जमानत पढ़ी। आज के वीडियो में यानी भाग 2 में इसी अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना। डियर व्यूवर्स, भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। आइए जानते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो और या फिर भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। इनका कार्यकाल जान लेते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्या क्या हैं, आइए पढ़ते हैं। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। कुछ मुकदमों की प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं, यहाँ प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक व उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देता है या परामर्श देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। उसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का अधिकार प्राप्त है, अतः सच्चे अर्थों में यह सर्वोच्च है। आइए अब हम उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इनके कार्यों के विषय में जानते हैं।
डियर व्यूवर्स, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देने का कार्य भी करता है। जनहित याचिकाओं पर फैसले भी सुनाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है। आइए अब हम जानते हैं जिला न्यायालय के विषय में। जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक अदालत। हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमों के निपटारे में देर होती है तथा पैरवी में धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई। समय समय पर हर क्षेत्र जिले स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। आइए हम जानें कि किन किन विषयों और क्षेत्रों में लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं। वाहन दुर्घटना मुकदमा, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा, उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे, विवाह या पारिवारिक मुकदमे, पेंशन संबंधी मुकदमे, बिजली, गृह कर, गृह ऋण संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे और उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। आइए अब हम परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट के विषय में पढ़ते हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। आइए इसे भी हम एक छोटी सी कहानी के रूप में समझते हैं। अर्पिता के भाई महेंद्र की हाल में ही शादी हुई है। उसके भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार और बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी हैं और उसे बहुत प्यार करती हैं। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाई ने उन्हें बहुत मारा पीटा। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते थे वो आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक दिन अर्पिता ने टीवी पर देखा कि एक औरत ने दहेज लेने के खिलाफ अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया। अर्पिता सोचने लगी कि आखिर उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही है, जबकि वो शिक्षित है, नियम कानून के बारे में जानती है और फिर भी चुप क्यों है। आपके अनुसार अर्पिता अपनी भाभी को बचाने के लिए क्या कर सकती है? सोचकर बताइए। दहेज एक गलत प्रथा है। यह क्यों गलत है, सोचिए और लिखिए। आइए ये भी जान लेते हैं। दहेज लेना और देना अपराध है। इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। दहेज लेना, देना या इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिससे कम से कम 5 सालों की सजा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में जो अधिक हो मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है। चलिए अब हम उपभोक्ता अदालत यानी कंज्यूमर कोर्ट के विषय में पढ़ते हैं। डियर व्यूवर्स, जब कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेरफेर किया गया हो, तो इससे उपभोक्ता यानी ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कमी कभी कभी हादसे या दुर्घटना का रूप भी ले लेती है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत
हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक या उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। डियर व्यूअर्स, पिछले वीडियो में सुनाई गई परसों की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ जमीन थी जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठा पाया। लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है। उसमें बहुत समय भी लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, जिसे हम इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकती है। जनहित याचिका अन्य याचिकाओं से भिन्न है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस P.N. भगवती को जाता है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। हम आ पहुंचे हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। जाते जाते निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों के विषय में भी जान लेते हैं। जिन्हें निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त है, ऐसे योग्य व्यक्ति हैं महिला तथा बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य, कारागार में रहने वाले व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, दिव्यांगजन, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक ना हो। ऐसे व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त है। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अंतिम अध्याय, जो कि नागरिक शास्त्र से संबंधित है कक्षा 7 के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियोस अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।